स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। जो टिन मेटल है वो एक लो प्राइस्ड मेटल है, इसलिए इसके कंपाउंड को अच्छे से स्टडी किया गया है। सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशंस। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं और टिन हैलाइड लेते हैं। फिर क्या होता है, हैलाइड रिप्लेस हो जाता है एल्काइल और एराइल ग्रुप से। तो हमारा क्या बनता है, R4SN और मैग्नीशियम हैलाइड। ये इस टाइप की रिएक्शन हम पिछले दोनों टॉपिक्स में कर चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेटल हैलाइड को रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड। अब इसके बाद ये जो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बना है जिसमें एल्काइल ग्रुप कितने हैं, एराइल ग्रुप नंबर में 4 हैं। यहाँ पे जो टिन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 है। अगर आप फिर से टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या बनता है, रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि R जो एल्काइल ग्रुप है उसका नंबर 4 से कम होना स्टार्ट हो जाता है और हैलाइड ग्रुप का नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू टिन रिमेन्स 4 ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, R4SN। अगर इसमें से एक R X से रिप्लेस हो गया तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R3SNX। इन द सेम वे 2 रिप्लेस हो गए तो क्या हो जाएगा, R2SNX2। इन द सेम वे RSNX3। तो ये एक प्रोडक्ट कब बनते हैं, जब आप ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को स्टेनिक क्लोराइड से ट्रीट कराएंगे तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। अब प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, अगर ये नंबर A और B क्या है, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर A का नंबर 3 है, इसका नंबर 3 है तो R कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। और आपका जो क्लोराइड है वो क्या रहेगा, नंबर में 1। अगर इन दोनों का रेशो बराबर है तो इसमें भी कंपाउंड में भी दोनों का रेशो बराबर रहेगा, यानी कि R 2 रहेंगे और Cl भी 2 रहेंगे, दोनों का रेशो इक्वल है। तो अगर इस A और B का रेशो 1:3 है तो R क्या रहेगा, 1 और क्लोरीन क्या रहेगा, 3 रहेगा। आप समझ गए होंगे, अगर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड का रेशो ज़्यादा है तो और जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है वो नंबर में ज़्यादा होंगे टिन से अटैच्ड। अगर स्टेनिक क्लोराइड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ज़्यादा है तो क्लोराइड ज़्यादा होंगे अटैच्ड फॉर्म में। सेकेंड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए होंगे कि हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट करते हैं और हाइड्रोकार्बन बनता है। ये पढ़ते आए हैं आप। जब आप टिन हैलाइड डाल देते हैं इसमें तो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बन जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन बनता है, R इस तरह का हाइड्रोकार्बन बनता है, तो वो भी बनेगा इस सिचुएशन में भी। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए। पुअर यील्ड होती है क्योंकि साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। ऑर्गेनो टिन प्योर ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बनता है, उसके साथ साथ रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं और हाइड्रोकार्बन भी बनता है। इसलिए इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है और फिर जो प्रोडक्ट मिले हैं उनसे हमें फाइनल प्रोडक्ट R4SN बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये अच्छा मेथड नहीं है ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बनाने का। फिर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से बनाएंगे। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को अगेन टिन क्लोराइड से या हैलाइड से ट्रीट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका मेटल का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एल्यूमिनियम से टिन रिप्लेस हो जाएगी तो यहाँ पे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड बन जाएगा और एल्यूमिनियम हैलाइड बन जाएगा। लेकिन ये बनने के बाद भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एल्यूमिनियम हैलाइड। तो ये क्या करेगा, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा और रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। RnSnX4-N ये बनते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में ये रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें सिर्फ रिएक्शन को यहाँ स्टॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डाल देंगे। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कोई ऐसी स्पीशीज़ डाल देंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे ईथर अमीन। तो ये एडेक्ट बना लेगा इसके साथ। तो जो आपका एल्यूमिनियम हैलाइड है वो क्या होगा, फ्री नहीं होगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। फोर्थ मेथड है डायरेक्ट रिएक्शन से।
कि आप एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड ले लो और टिन से रिएक्ट करा दो, तो इसमें क्या बनेगा R2SnX2 रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम ब्रोको रिएक्शन। और इसमें ऑर्डर रिएक्टिविटी क्या क्या है, अगर आप हैलाइड के केस में डिस्कस करने लगे, यानी कि आर ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम है, एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल क्लोराइड है, तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड की रिएक्टिविटी होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, फिर क्लोराइड की होगी। लेकिन अगर आपने हैलाइड फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, तो इस सिचुएशन में मिथाइल क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर इथाइल क्लोरीन होगा, फिर प्रोपाइल क्लोरीन होगा, यानी कि ज़्यादा बल्कि ग्रुप क्या है कम रिएक्टिविटी शो करेंगे, लेस बल्कि ग्रुप क्या होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम करेंगे प्रॉपर्टीज़। अब नहीं बेटा, इससे पहले रिएक्शन कर लेते हैं। ये क्या है, ब्यूटाइल आयोडाइड टिन से रिएक्ट करा दिया, तो ये रिएक्शन क्या है, स्लो है, बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन स्लो है। आप मैग्नीशियम और ब्यूटेनॉल डाल दोगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यील्ड मिलेगी। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़। जो ये कंपाउंड है RnSnX4 - N, क्योंकि टोटल तो Sn के सराउंडिंग में जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर एल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप है तो आपस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये क्या है, कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल हैं ये, और कंपाउंड के कंपैरिजन में हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं, आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते नॉर्मल कंडीशंस में। अब है रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इसकी रिएक्शन क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। मान लो आपने 2 टाइप के ऑर्गेनोटिन कंपाउंड ले लिए, इसमें क्या है एल्काइल ग्रुप अलग है, इसमें एल्काइल ग्रुप अलग है, और आपने कैटलिस्ट ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसकी प्रेजेंस में ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट बना देंगे, यानी कि SnRn और R-N4 - N, यानी कि ये वाला R भी आ जाएगा और R- भी आ जाएगा। एक नया ऑर्गेनोटिन कंपाउंड मिलेगा जिसमें 2 अलग अलग ग्रुप अटैच हो सकते हैं टिन से। ये क्या है, सिंपल टिन के कंपाउंड है, और ये क्या है थोड़ा सा इनसे ज़्यादा एडवांस है कि 2 अलग अलग टाइप के इसमें एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। फिर है हाइड्रोस्टेनेशन। हाइड्रोस्टेनेशन क्या है, ये टिन का हाइड्राइड है, ये यहाँ पे क्या है 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकते हैं। तो जब ये वाला बॉन्ड होता है, टिन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होता है, तो क्या होता है जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वो उसके अक्रॉस ऐड हो जाता है टिन का कंपाउंड। और ऐड कहाँ होगा, टिन वाला हिस्सा हमेशा टर्मिनल कार्बन पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड का जो टर्मिनल कार्बन है उस पे अटैच होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका ये हो गया, हमने क्या ले लिया, Me3SnH, ये ले लिया कंपाउंड हमने, और इसके ऊपर अटैक करेगा CH2 डबल बॉन्ड Cr-CuMe, तो टर्मिनल पे अटैक करेगा, यानी कि इस कार्बन से, ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है इससे टिन अटैच होगा, और जो हाइड्रोजन है वो टर्मिनल वाले से नहीं उससे अगले वाले से अटैच होगा। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, ये हिस्सा इस टर्मिनल कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा Me3SN, फिर आपका CH2, और इस कार्बन पे क्या हाइड्राइड अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपका CH2CHR, ये हाइड्रोजन आ गया, CuMe। तो आप हमेशा याद रखिए, टिन जो है, टिन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, टिन हमेशा टर्मिनल कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड का टर्मिनल कार्बन पे। और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पे भी अटैक कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे भी अटैक करता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे भी, जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा तो जो हाइड्राइड है टिन का हाइड्राइड वो अटैक कर सकता है और इस तरह का कंपाउंड बना सकता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। फिर आपका है ट्राई ऑर्गेनोटिन रेडिकल। देखिए, जो टिन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, टिन कार्बन का बॉन्ड है, टिन और टिन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो होती है 70, 65, 63 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो ये लाइट की प्रेजेंस में भी ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये कंपाउंड है R3SnSnR3, इसमें क्या है R4SN होता है, तो एक R को किस ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, SnR3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा कंपाउंड R3, एक R से रिप्लेस हो गया है SN, और चौथा सब्स्टेंट क्या हो गया SnR3। तो ये क्या है ट्राई ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है।
अब SN जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। और जब भी लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं फ्री रेडिकल बनने के। तो या तो लाइट हो या परोक्साइड का कोई रिएजेंट हो या गामा रेज हो तो रेडिकल बनेगा। तो इस सिचुएशन में ये कंपाउंड है R3SN, तो SN बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा R3SN रेडिकल। इन द सेम वे अगर ट्राई ऑर्गेनो हाइड्राइड है तो SN हाइड्राइड टूट जाएगा लाइट की प्रेजेंस में, फिर से वही रेडिकल बनेगा। इसकी यूटिलिटी क्या है इन रेडिकल्स की बनने की? ये जो रेडिकल है अगर आप इसको अल्काइल हाइड से ट्रीट कराओगे तो नया रेडिकल जनरेट करने में मदद करेगा। यानी कि पहले तो रेडिकल था R3SN रेडिकल, फिर ये R-X से रिएक्ट किया तो X इससे अटैच हो गया और R- रेडिकल जनरेट हो गया। यानी कि किसी रिएक्शन को प्रोपोगेट कराने में ये रिएजेंट की तरह काम कर सकते हैं, ये इनकी यूटिलिटी है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? आपको पता है टिन है वो क्या है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्रिप्टोन 3d10 4s2 4p2, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में? 4। तो टिन में भी क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक s इलेक्ट्रॉन p में प्रमोट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ये R ग्रुप से बॉन्डेड हो जाएगा, ये R से हो जाएगा, ये R से। 3 ही R ग्रुप है। एक आपका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या होगा? किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पिरामिडल। जैसे अमोनिया के केस में क्या होता था? 2 लोन पेयर होते थे और 3 बॉन्ड होते थे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। अब हाइड्रोस्टेनोलाइसिस, इसमें भी सेम पिछले जैसे हमने हाइड्रोस्टेनेशन किया था कंपाउंड वही यूज़ होगा, यानी कि R3SNH ये कंपाउंड यूज़ होगा। इसका क्या काम है कि कार्बन और हैलाइड के बीच का बॉन्ड या कार्बन और सल्फर के बीच का बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेनोलाइसिस। जहाँ कुछ भी टूटता है उसको हम लाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन और ब्रोमीन, इस कंपाउंड में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? हाइड्राइड आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्या आ गया? हाइड्राइड। ये देखिए इस कंपाउंड में, और इससे कंपाउंड बन गया हाइड्राइड चला गया है तो ब्रोमाइड आ गया है यहाँ पे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टेनोलाइसिस। रिएक्शन 4 क्या है? ऑर्गेनोस्टाइलीन। तो ये क्या है? लीन क्या होते हैं? हमने पढ़ा SN4 कंपाउंड, हम 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं यानी कि SN4, लेकिन SN2 कंपाउंड भी बनते हैं, जैसे कि मिथाइल का भी SN2 कंपाउंड बनता है इस तरह से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, जल्दी ही टूट जाता है। लेकिन ये जो लीगेंड है, ये जो अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दें, थोड़ा बड़ा बना दें, तो इनके कंपैरिजन में ये स्टेबल होंगे थोड़े से और उनको सेपरेट आउट करना भी ईजी है। फिर उसका हम यूज़ करके और ज़्यादा एडवांस टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एलाइल टिन कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे ये है स्टेनस क्लोराइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, इसके साथ रिएक्ट करा दिया तो ये स्टेनिलीन बन गया, यानी कि 2 ही हैं इसके अंदर। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आप देख पा रहे होंगे कि एंड में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं। तो ये क्वाइट स्टेबल है लेस बल्की ग्रुप के कंपैरिजन में। फिर इसका काम क्या होगा? वैसे स्टेबल होगा उनके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी रिएक्टिव रहेगा। तो ये क्या है? साइक्लाइजेशन या इंसर्शन में जा सकते हैं। उसका हम बेनिफिट कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हम टेट्रा एल्काइल या एराइल कंपाउंड बना ले और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन से बनते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम यहाँ से। तो ये मान लो R क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, स्टेनिलीन है, R2SN, R एक बड़ा सा ग्रुप है, इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो क्या होगा? इसका साइक्लाइजेशन होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे मान लो आप ऐसे लिख दो टिन, तो ये इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ पे R2, यानी कि कॉम्प्लेक्स सा टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एराइल साइक्लिक टिन ऑर्गेनोटिन कंपाउंड बन गया। अब हम करते हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। जो R2SNX2 कंपाउंड है, ज़्यादा अगर R बल्कि ग्रुप है तो ये क्या करेंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ओबियसली मैंने बताया टिन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, चारों आपस में हाइब्रिडाइज जाएंगे, 4 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या बनता है? टेट्राहेड्रा बनता है।
तो ये वेपर फेज में और सॉलिड फेज में मोनोमर रहेंगे। लेकिन R बहुत बल्कि ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है आपका R3SnCl2 है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा? इंटरमीडिएट ऑफ टेट्राहेड्रा एंड ऑक्टाहेड्रा, यानी कि ऐसा लगेगा टेट्राहेड्रा भी है और ऑक्टाहेड्रा भी। हम देखेंगे कैसे। अगर अब क्लोराइड की जगह फ्लोराइड आ गया ना, तो एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा और पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखिए अब ये टिन का, ये यहाँ पे सेंटर में क्या है? टिन है। इसने एक मिथाइल ग्रुप से बॉन्ड कर लिया, दूसरे मिथाइल से ग्रुप से बॉन्ड कर लिया, क्लोरीन से बॉन्ड कर लिया, क्लोरीन से बॉन्ड कर लिया, ये 4 बॉन्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और हमारा स्ट्रक्चर भी तो यही है, Me2SnCl2। लेकिन ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी क्या है? चेन बन रही है, पॉलीमरिक चेन बन रही है। वो कैसे बन रही है? तो जो अगली यूनिट है, फॉर एग्जांपल ये वाली यूनिट है, इसमें क्या है? मिथाइल ग्रुप, क्लोराइड, क्लोराइड, मिथाइल। तो ये अपोजिट जो अगला मॉलिक्यूल है उसका जो क्लोरीन है, पिछले वाला क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा ऐसे। इन द सेम वे ये मॉलिक्यूल, इसके पीछे भी कोई मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जो इसके खुद के 4 बॉन्ड होंगे, ये वाले, ये और ये क्या होंगे? बॉन्ड लेंथ इनकी कम होगी। लेकिन दूसरी अगली यूनिट के साथ जो ब्रीजिंग क्लोराइड होगा वो बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा होगा। जैसे ये वाला जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए, जैसे इसमें दिखाया गया है, ये क्लोरीन और टिन के बीच का बॉन्ड, ये किसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 354 पिकोमीटर। और वैसे क्लोरीन और टिन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 240 पिकोमीटर। यानी कि खुद की यूनिट का टिन क्लोरीन बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बीच की बॉन्ड लेंथ है 240। तो ऑक्टाहेड्रा क्या होता है आपका? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, जिसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। देखिए ऐसा होता है आपका ऑक्टाहेड्रा कि ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला, सेंटर में कोई मेटल है, तो ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बॉन्ड लेंथ में। लेकिन इस केस में क्या है? 4 बॉन्ड छोटे हैं और 2 बॉन्ड बड़े हैं, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा तो रहा नहीं। अगर सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती, इनमें क्या है? 2 बॉन्ड की कुछ ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ है, तो ऐसा लगता है कि टेट्राहेड्रा भी है, ये ऑक्टाहेड्रा भी है, इंटरमीडिएट बिटवीन टेट्राहेड्रा एंड ऑक्टाहेड्रा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ये मैंने किसी रिसर्च पेपर से लिया है बेटा, किसी कोई और रेफरेंस है इसका। तो इसमें क्या है? ये टिन है सेंटर में, ऑरेंज जो बॉल है, और ये जो ब्लू वाली बॉल है, ये क्या है? क्लोरीन। ये खुद के क्लोरीन है सेम यूनिट के। और ये जो ब्लैक ये दिखाया है, ये कार्बन, और ग्रीन डॉट बॉल क्या है? हाइड्रोजन। यानी कि ये वाला ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये ऑरेंज बॉल टिन है, और ये जो ब्लू बॉल है ये क्लोरीन है। तो खुद के जो बॉन्ड है, ये वाला ये शॉर्ट बॉन्ड है। लेकिन बाकी के जो ब्रीजिंग से बना हुआ, जैसे इसको कंसिडर करते हैं, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये जो सेंट्रल यूनिट है ये क्या करती है? अगली यूनिट के क्लोरीन से भी बॉन्ड बना लेती है और पिछली यूनिट के क्लोरीन से भी बॉन्ड बना लेती है। इस वजह से ये क्या? पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती जाती है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, सिंपल पतली लाइन से जो दिखाया गया है, लीन जो लाइन से दिखाया गया है, ये लॉन्ग बॉन्ड है। और जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, थोड़ी सी मोटी लाइन है, ये क्या है? शॉर्ट बॉन्ड है। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट है टेट्राहेड्रा और ऑक्टाहेड्रा की। अगर इन 4 बॉन्ड को देखेंगे आप सिर्फ, तो ऐसा लगेगा कि ये टेट्राहेड्रा है। फिर पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑक्टाहेड्रा है। फ्लोरीन, जब जैसे ही आपका ये फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे SnF2, और इधर क्या है? R2, ये क्या है आपका? मिथाइल। तो इस केस में सारे बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे, सारे बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन वाले बॉन्ड सारे इक्वल हो जाएंगे। टिन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, टिन और मिथाइल की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, लेकिन टिन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे क्या है? 2 की बॉन्ड लेंथ सेम थी, 2 की अलग थी। फ्लोरीन के केस में क्या होगा? जो एक कंपाउंड होगा CH3 की ट्वाइस SnF2, इस केस में फ्लोरीन 4 अटैच होंगे, चारों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी कि 2 की एक जैसी होगी, 2 की एक जैसी होगी। तो इस केस में क्या बन जाएगा? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा बनेगा। ऐसे ये इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन यानी कि ये 2 बॉन्ड डेटिव से नज़र आएंगे, और ये इनके खुद के 4 टेट्राहेड्रा। लेकिन इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है बॉन्ड लेंथ का, सारी ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है। तो फ्लोरीन क्या करता है? इसमें फ्लोराइड ब्रीजिंग की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह। और जो मिथाइल है वो हमेशा ट्रांसपोजिशन पे रहेंगे,
यानी कि मिथाइल ट्रांसपोजिशन पर रहेंगे। ट्रांसपोजिशन से आप समझ गए होंगे, ये वाली पोजीशन यहाँ पे मिथाइल ट्रांसपोजिशन में रहेंगे और जो फ्लोरीन है वो क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। अब आपका कंपाउंड है ये Me3SNF। तो ये क्या करता है, जिसमें क्या है 3 एल्काइल ग्रुप है R3SNF और एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है। तो इस केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है ज्योमेट्री। कैसे होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जैसे ये टिन है, 3 मिथाइल ग्रुप एक प्लेन में रहेंगे और इसका एक खुद का फ्लोरीन, और ये पिछली वाली यूनिट से कंबाइन कर जाएगा। इन द सेम वे अगर हम सेंट्रल यूनिट की बात करेंगे तो ये टिन है, ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ये तीसरा मिथाइल, इसके साथ ये बॉन्डिंग बना लेगा। और फिर फ्लोरीन क्या होंगे, अलग प्लेन में होंगे, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, लेकिन बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि बीच में एक ट्रायंगुलर पराठा है और उसमें से आपने एक रोड पास कर दी। तो जो ट्रायंगुलर पराठा है उसके कॉर्नर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और जो रोड पास कर दी उसके कॉर्नर पे क्या है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के थ्रू अटैच है, यानी कि एक एक ब्रीजिंग फ्लोरीन है, इसमें सिर्फ में एक एक ऐसे। और पिछली वाली यूनिट में कितने थे, 2 ब्रीजिंग फ्लोरीन थे। इन द सेम वे अगर आपका ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एल्काइल ग्रुप क्या है, एराइल है, तो ये सिर्फ टेट्राहेड्रा के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। R3SnCl है और ये R क्या है आपका, फिनाइल ग्रुप है, C6H5 ग्रुप है ये, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोनोमरिक फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में भी। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।